हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वही प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि जैसे कल हमने छोड़ दिया था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करके हमने बीच में छोड़ दिया था, मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए। लेकिन अभी हमने जो छूट गई थी प्रॉब्लम्स हमारी इंडिया के एग्रीकल्चर के, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बची हुई प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है यानी कि कल हमने 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज की जो हमारी 4th प्रॉब्लम है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। जो हमारी लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटी छोटी हैं और बिखरी हुई हैं। ये प्रॉब्लम हमें पहले भी हमने देखने को मिली है, यानी कि जब हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और 2 पता नहीं कौन चैप्टर 1 में भी आए थे हमारी, तब हमने देखी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो फीचर्स थे उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम थी कि जो इंडिया की लैंड होल्डिंग्स है ना वो बहुत छोटी छोटी हैं और छोटे छोटे तो ठीक बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए का क्या मतलब है? अब लैंड होल्डिंग्स है तो इसका मतलब ये है ना कि वो भाई सही, मतलब जैसे कि हम अगर बाई चांस कहें विलेजेस में होता खेत में जा रहे हैं तो इट मीन्स खेत में जा रहे हो तो वहाँ पे हर जगह खेती खेत होता है, तो ये क्या मतलब हुआ? स्कैटर्ड होल्डिंग्स है। स्कैटर्ड होल्डिंग्स का ये मतलब है कि जहाँ पर ये चाहिए ना हमें, यानी कि बाई चांस यहाँ पे फार्मर्स है, 4 फार्मर्स को ले लो ABCD, उनके हिस्से में जो जमीन आती है ना वो ऐसे नहीं आती है कि अगर एक इंसान के, मतलब कि मिस्टर ए जो है उसके हिस्से में अगर बाय चांस 10 हेक्टेयर्स जमीन आती है तो वो 10 हेक्टेयर्स जमीन एक साथ नहीं आती है, बिखरी हुई है कि एक पार्ट उसका यहाँ है तो एक पार्ट उसका और कहीं जाके दूर जाके ऐसे ऐसे, मतलब बिखरा हुआ उसे पार्ट मिलता है। अगर ऐसे होल्डिंग्स होगी स्कैटर्ड होल्डिंग्स तो क्या होगा? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो उन पे काम नहीं कर पाएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर पाएगी? बाय चांस मतलब कि उन्होंने कुछ भी वहां पे यूज करना था तो अगर जैसे ही एक बार उन्होंने जो भी मशीन वहां पे लगानी थी एक बार आती और उनके जितनी भी जमीन थी सारे जितने भी 10 हेक्टेयर्स थे वो सभी को एक बार कवर करके निकल जाती। लेकिन अब एक उसका यहाँ पार्ट पड़ा, दूसरा पता नहीं कहाँ और दूर, तीसरा और दूर। तो इस तरीके से अगर पहले ही इंडिया के अंदर जो होल्डिंग्स का साइज है वो पहले से छोटा है, पहले तो वो साइज छोटा, ऊपर से वो स्कैटर्ड भी है, तो अब कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके ऊपर काम नहीं कर पाती। कहता है होल्डिंग्स इन इंडिया नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड एज वेल। इंडिया की होल्डिंग्स जो वो छोटी ही नहीं बल्कि स्कैटर्ड भी है। स्मॉल होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और अगर छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो उनके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। स्कैटर्ड होल्डिंग्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। और अगर जैसे बिखरी हुई होल्डिंग्स होती है तो वो मैनेजमेंट की कॉस्ट को भी इंक्रीज करती है। मतलब कि एक मशीन जो हमने पहले यहाँ पे लगाई और एक फिर हमारा दूर जाके हमारा वो हेक्टेयर हिस्से में आया हुआ है तो वहां जाके जब जाएगा हमारी कोई मशीन तो मैनेजमेंट की कॉस्ट तो लगेगी और वहां पे जाने तक का भी टाइम लगेगा उसको, और साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो कहते हैं दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। और अगर नई टेक्नोलॉजी हमारी होल्डिंग्स के ऊपर काम नहीं कर पा रही है तो हम फिर क्या होंगे? बैकवर्ड होते चले जाएंगे, यानी फार्मिंग में बैकवर्ड हो रहे हैं और साथ साथ फार्मर्स को पॉवर्टी भी फेस करनी पड़ रही है, यानी कि भाई विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के अंदर भी घुसते चले जा रहे हैं। क्यों यहाँ पे पॉवर्टी और बैकवर्डनेस का रीजन यहाँ पे रहा? क्योंकि हमारे जो होल्डिंग्स हैं वो छोटे छोटे और स्कैटर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 5th पॉइंट है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिलेशंस। ओके, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस, जो एग्रेरियन रिलेशंस है ना वो हमारे एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी कि उनका हमारा क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। कहता है एग्रेरियन रिलेशंस रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। यानी कि उनके जो बिजनेस रिलेशन है, यानी व्यापार से रिलेटेड जो रिलेशन है ना लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के, वो बड़े एक्सप्लॉयटेटिव है। The most landlords are absentee landlords. They seldom do farming themselves. Relying on rental income, they tend to exploit their tenants who are actual tillers of the soil by way of high rents and related charges. यानी कि यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही खराब है, या फिर यूं कह लो कि जो लैंडलॉर्ड्स है उनको टेनेंट्स के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता है, दया नाम की चीज ही नहीं है। उनको बस ये है पैसा पैसा पैसा, और उनको मतलब कोई मतलब नहीं होता जमीन, मतलब खेती कैसी पड़ी है, सूखा पड़ गया तो फसल नहीं हो पाई, कुछ और रीजन की वजह से गड़बड़ी चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हमने इतना पैसा तुमसे लेना तो इतना लेना है। मतलब कि जो टीलर्स हैं वो एक्चुअल में मान लिया ओनर नहीं है सोयल के, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं सोयल के ऊपर, लेकिन वो काम कर रहे हैं सोयल के ऊपर। इट्स ओके, टीलर्स हैं वो, टेनेंट्स हैं, ठीक है। उनका काम क्या है? मतलब कि वो क्या काम करेंगे? अपना काम, फसल उगाई, बोई, बेची, सब कुछ किया, पैसा जो आया पैसे का 70% 80% कौन ले जाते हैं? लैंडलॉर्ड्स ले जाते हैं।
उनको एक बार उन्होंने फिक्स कर दिया कितना % हम लेंगे, तो इट मीन्स वो लेंगे, उनको अब कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं इतने ज़्यादा हाई चार्जेस वो लेते हैं, इनसे इतना ज़्यादा हाई चार्जेस वसूलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये भी तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। कहते हैं हैविंग पेड एक्सॉर्बिटेंट रेंट्स टू द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स उनके लिए यूज हुआ जो कि प्रेजेंट भी नहीं होते, यानी कि जब तक फसल उगाई और जब तक वो कट के मतलब पक के कट के तैयार हो गए, सब कुछ बिक भी गई, तब तक वो बीच में कहीं नहीं दिखी, जैसे ही बिकी पैसे मांगने आ जाते हैं। एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल आर लेफ्ट विद लिटिल सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। और आगे उस जो जमीन है, जो लैंड है, उसको डेवलप करने के लिए उनके पास क्या बचता है? टीलर्स ऑफ द सॉइल के पास, यानी फार्मर्स के पास थोड़ा बहुत कुछ सरप्लस बचता है, जिससे वो बेचारा चाहे इन्वेस्टमेंट कर ले, चाहे फिर वो अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट कर ले। Accordingly, land continue to be used as a source of subsistence or a means of livelihood rather than a source of business profits. तो अब जो लैंड है वो बेचारी वो बस केवल जीविका का साधन कंप्लीट हो जाए, यानी सबसिस्टेंस नीड्स, बेसिक नीड्स कंप्लीट कर ले, दैट्स इट। उसके अलावा हम बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए यूज करना तो इम्पॉसिबल हो गया है हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर को। ठीक है, यानी कि बस यहाँ पे बस केवल नीड्स कंप्लीट होंगी, वो हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगी, इसके अलावा इससे ज़्यादा हमारे फार्मर सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि जो हमारा टीनेंट्स का और ये लैंडलॉर्ड्स का रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी लैंडलॉर्ड्स को कुछ नहीं है, उनको बस अपना पैसा चाहिए तो चाहिए। तो इट मीन्स अगर उनको अपना पैसा चाहिए तो अब फार्मर्स क्या करें? ले लो तुम अपना पैसा, हमारे पास इतना बचता है, उससे हम बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सकते हैं, हम अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करके चलेंगे। जैसे ही वो बचती है लैंड, डेवलप नहीं किया जाता तो नहीं किया जाता, जैसी खेती होती है हो जाएगी, जो आएगा जो आता रहेगा। क्योंकि अब उनके पास भी कोई चारा नहीं है कि वो कितना पैसा, कितना लोन ले, कैसे वो डूबते चले जाएं ऐसे पॉवर्टी में, जबकि उनके पास ना कोई मोटिवेशन है ना कुछ है। तो इसलिए फिर ऐसा होता है कि जो हमारी फार्मिंग हो रही है इंडिया के अंदर, वो सबसिस्टेंस के लिए होते हैं, ना कि बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए। एंड सिक्स्थ और हमारी लास्ट जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसकी कमी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट्स एंड रिड्यूस्ड रेट। मार्केटिंग का जब मतलब आ गया तो इट मीन्स मार्केटिंग के अंदर सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो वहाँ पे पैकेजिंग करनी है, स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, या हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मतलब सब कुछ सिस्टम हमारा मार्केटिंग के अंदर ही होना था। मार्केटिंग के अंदर अगर बात आ रही तो कहते हैं स्मॉल फार्मर्स जो है आज भी उनको अपनी आउटपुट को सेल करना पड़ रहा है लोकल मार्केट के अंदर बहुत कम रेट पे। टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस इज देयर कंपल्सन, और बहुत बड़े उस तक की पैमाने पे ये एक बहुत मजबूरी बन गई है। दे आर ऑब्लाइज्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द महाजन्स एंड मनी लेंडर्स इन द लोकल मार्केट इन रिटर्न फॉर द लोन्स दे रेज फ्रॉम दिस मिडलमैन। क्योंकि उन्होंने लोन ले लिया होता है इन मिडलमैन से, महाजन से, मनी लेंडर से, अब उनकी पेमेंट के लिए सारा सब कुछ उन्हीं को बेचना पड़ता है। और जैसे ही बेच देते हैं तो कुछ खाने पीने के लिए वो दे देते हैं उनको, यानी या इन टर्म्स ऑफ वेजेस दे देते हैं, इन टर्म्स ऑफ काइंड दे देते हैं। वेजेस में तो वो देंगे नहीं, काइंड में दे देते हैं, यानी कि जो गेहूं वही उनको देते हैं, उसी में से कुछ बदले में उनको वापस कर देते हैं, और बाकी सारा उनके लोन में कटता जाता है। मतलब कि इंटरेस्ट की रेट ही इतनी हाई रखते हैं मिडल मैन। Briefly, agriculture in India faces a number of problems ranging from production to the marketing of crops। कहता है इस जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। मार्केटिंग के अंदर भी एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट जुडिशियसली यूज्ड बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, और मॉडर्न इनपुट्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। एट द लेवल ऑफ मार्केटिंग द बल्क ऑफ स्मॉल होल्डर्स फेल टू गेट अ रेम्यूनेटिव प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। और क्या मार्केटिंग के लेवल की बात हो रही, कहते तो कुछ जो छोटे छोटे स्मॉल होल्डर्स हैं उनको तो अपना फेयर प्राइस भी नहीं मिल पाता क्रॉप्स का, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है वो हमारा अच्छा नहीं है। और जैसा कि आप फिलहाल अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि फार्मर्स की क्या क्या नीड्स है और कैसे अभी फार्मर्स इकट्ठे हो रखे हैं, कि किसान आंदोलन चला हुआ है। तो और ज़्यादा समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये बहुत ही प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, तो हमने स्टडी की प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो आई थिंक आपको समझ आई होंगी कि इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।